ईस्ट में हर उस देश के ऊपर हमला करेंगे जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है। वैसे तो 28 बेसिस है, लेकिन 7-8 ऐसे देश थे जिनके मिलिट्री बेसिस पर इन्होंने हमला किया। यहाँ तक तो मान लिया। उनमें से इन्होंने दुबई में क्यों हमला किया? दुबई में तो इनका कोई मिलिट्री बेस नहीं है। दुबई में तो इन्होंने दुबई में सिविलियंस के ऊपर हमला किया, उनके होटल पे हमला किया, उनके बुर्ज खलीफा के पास किया, उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया। यानी कि ये पूरी दुनिया को रैंसम पे रखना चाहते थे, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों बंद किया? मान लिया कि आपका नियंत्रण है उसके ऊपर, 30 किलोमीटर चौड़ी उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करीब 22 किलोमीटर इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है सर आपके पास, वापस में आती हूँ इस जंग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट जो है वो दर्शकों को दे देते हैं, क्योंकि लगातार ईरान में जो ईरानी मीडिया कह रही है उससे जुड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। खमेनेई के बेटी, दामाद और पोते की भी मौत हो चुकी है। इजरायली मीडिया ने क्या कुछ दावा किया है अपने लाइव टेलीकास्ट में, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। کردند و کشور در شوک و سوگواری به سر می برد. در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. منابع رسمی این خبر را تایید کردند و کشور در شوک و سوگواری به سر می برد. در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. منابع رسمی این خبر را تایید کردند و کشور در شوک و سوگواری به سر می برد. در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. منابع رسمی این خبر را تایید کردند و کشور در شوک و سوگواری। तो देखिए वहां पर न्यूज एंकर को आप सुन रहे थे, जिसकी हम अभी आपको जानकारी दे रहे थे कि ईरानी मीडिया जो है उन्होंने पहले ये जानकारी दी थी कि वहां पर जो सुप्रीम लीडर खमेनेई है उनकी बेटी, दामाद और पोते की मौत हुई है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उस टेलीकास्ट में ये भी कहा गया कि सुप्रीम लीडर की भी मौत हुई है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि ईरानी मीडिया की ये न्यूज एंकर जो है खबर बताते बताते वहां पर रो भी पड़ी, वो भी एक विजुअल जो है वो सामने आ रहा है। خامنه‌ای درگذشت. منابع رسمی این خبر را تایید کردند و کشور در شوک و سوگواری به سر می برد. در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. منابع رسمی این خبر را تایید کردند و کشور در شوک ठीक है, आप उस एंकर को सुन रहे थे लाइव टेलीकास्ट में जब उन्होंने ये बात कही कि खमेनेई जो है उनकी मौत हो गई है, बेटी, दामाद और पोते की भी मौत हो गई और उस क्षण वो भावुक भी हो गई। टीपी त्यागी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, जो ये लाइव टेलीकास्ट की हम तस्वीर अभी दिखा रहे थे, जब एंकर ये न्यूज़ ब्रेक कर रही है, बता रही है कि खमेनेई के परिवार में उनकी बेटी, दामाद और पोते की मौत हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी भी मौत हुई है। अभी अगर मैं वहाँ की जनता की बात करूँ, आवाम की बात करूँ, तो क्या लगता है कि वहां पर किस तरीके के आपको इमोशन जो है वो नजर आ रहा होगा? क्योंकि हम कुछ समय पहले देख रहे थे ईरान में अलग अलग जगहों पर डीप स्टेट कह लें या प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थी। देखिए, जो 50-60 साल से ज्यादा के लोग हैं वो मुमकिनात में से हो सकते हैं कि वो खोमेनी की मौत के ऊपर दुख महसूस कर रहे हो, लेकिन जो यंग लोग हैं, जो आज की तारीख में हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, हर एक आदमी टेलीविजन देखता है, वो जिंदगी के, मानवता के मूल्यों के ऊपर विश्वास करता है। उन्होंने देखा है कि महसी कामनी को किस तरह से हिजाब के नाम पर मारा गया था और किस तरह से विद्रोह को दबाया गया था। वो ये भी देख रहा था कि ईरान के अंदर रोजाना इतने लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाता है जितना दुनिया में किसी देश में नहीं होता। वो ये भी देख रहा है कि ईरान ने अलग अलग देशों के अंदर अपने आतंकी संगठन बिठाए हुए हैं। यानी कि क्रूरता, IRGC की क्रूरता, खोमेनी की लीडरशिप, इसको डर के मारे वो बोले ना बोले, लेकिन ईरान की जनता
उससे दुखी थी। और 47 साल का जो शासन है वो कम नहीं होता। लिहाजा ईरान के लोग, मैं समझता हूँ, 5-10% को छोड़ के सर एक खुशी बहुत मना रहे होंगे। इंटरेस्टिंग और बहुत हम कह सकते हैं हिस्टोरिक क्वेश्चन है, हिस्ट्री से जुड़ा सवाल है। अगर मैं ईरान की हिस्ट्री को देखूं तो एक समय ऐसा था कि यूरानियम एनरिचमेंट जो 50-60% होता था, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वहां पर शुरू हुए थे इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले, वो अमेरिका की निगरानी में होता था। और फिर उसके बाद क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, R&D जो है न्यूक्लियर से जुड़ी आ गई है, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर यूरानियम एनरिचमेंट जो है वो शुरू हो गया था। सर क्या लगता है, अमेरिका अगर वहां पर रिजाइम चेंज होता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है, तो क्या अभी वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो है वो कंटिन्यू रखेगा अमेरिका अपनी सुपरविजन में? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा। इजराइल और ईरान के बड़े अच्छे रिलेशन थे और वहां पे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अमेरिका ने ही शुरू करवाया था। और लेकिन वो तो बाद में जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और पहलवी को वहां से हटाया किया गया, उसको भागना पड़ा ईरान को छोड़कर, क्योंकि उसके करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद में ये रजाइम ने आके इजराइल के साथ में अदावत प्रारंभ की और इन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम इजराइल को एनिहिलेट कर देंगे, यानी कि इस एरिया के अंदर यहूदी होने ही नहीं चाहिए। तब सवाल ये उठा कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया और मान लीजिए कि उसको इजराइल के ऊपर दाग दिया, तो इजराइल बड़ा छोटा सा देश है, इजराइल के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का समय ही नहीं बचेगा, यानी कि फिर तो इजराइल खत्म हो जाएगा। इसलिए चूंकि इजराइल की एग्जिस्टेंस का सवाल आया, तब ये बात आई कि आप ये न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, एनरिचमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, वो मान भी गया ईरान कि हाँ जी मैं इसे कम कर दूंगा, एनरिचमेंट कम कर दूंगा। मगर सवाल तब ये उठने लगा इजराइल की तरफ से, और जो हमने देख भी लिया कल, कि उसकी जो मिसाइल्स हैं उनका रेंज 2000 किलोमीटर है, खुर्रम शहर 4 का रेंज, तो वो तो इजराइल तक पहुंचे। तो इजराइल चाहता था कि 300 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल ईरान ना बनाए। अब सारी चीजें सॉल्व हो गई हैं। मुझे लगता है कि ये युद्ध अब लंबा नहीं चलेगा। अगर गुड सेंस प्रिवेल करती है, 7 दिन की छुट्टी और 40 दिन का शोक इस बात का प्रतीक हो सकता है कि वहां की IRGC की आर्मी जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये हथियार डाल दे और किसी तरह का कोई समझौता करने को तैयार है। पर ये सच है कि चूंकि करीब करीब